जेईई मेंस और नीट क्वेश्चन सीरीज में हम आज इस क्वेश्चन को लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में ए, बी और सी का मास दिया हुआ है और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है और हमें बी की एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ब्लॉक ए नीचे आएगा और ब्लॉक बी लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो हम अगर ए, बी और सी को सिस्टम मान लें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इस पर कोई फोर्स है? नहीं है, क्योंकि अगर ए, बी, सी को हम सिस्टम मान लें तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ए, बी और सी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्व होगी? नहीं होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स है, इस पर वेट एक्ट हो रहा है, यहाँ वेट एक्ट हो रहा है, यहाँ वेट एक्ट हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में होगी। तो ये अगर लेफ्ट आएगा तो ब्लॉक सी राइट जाएगा, क्योंकि नेट मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल इज जीरो, सम ऑफ द मोमेंटम इज जीरो, इसीलिए ब्लॉक सी राइट जाएगा। अब हम अगर ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन अगर सी मान लें तो पहला इक्वेशन हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर ए इज बी माइनस सी लॉन्ग होगा, इस बात का आप ध्यान देना। ए इज नॉट इक्वल टू बी माइनस सी। क्यों? क्योंकि आप अगर देखो तो इस स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है और ब्लॉक सी लेफ्ट आ रहा है, ब्लॉक सी राइट आ रहा है और ब्लॉक बी लेफ्ट आ रहा है। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ बी प्लस सी कम हो गया। अब क्योंकि इस स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है तो जो लेंथ कम हुआ वही लेंथ नीचे बढ़ गया, इसीलिए ये ए आ रहा है और तो ये अगर एक्स ए है तो एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स सी। तो हम अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करें तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट हो गया इक्वेशन। चेंज इन लेंथ हेयर, इसका सम इज लेंथ चेंज इन ए। ठीक है, इतना। सेकेंड इक्वेशन हम अगर बी पे लगाए तो क्योंकि इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है तो सारे पॉइंट पे टी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो यहां पर हम अगर लगाए तो टी इज इक्वल टू ब्लॉक बी का मास 3m है, 3m इंटू बी। ये सेकेंड हो गया इक्वेशन। हम अगर ब्लॉक ए को सिस्टम लें तो ब्लॉक ए पर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? एक तो टी ऊपर, एक 4m इंटू जी नीचे की ओर, और इसके द्वारा फोर्स N1 ओरिजिनल डायरेक्शन में और सी के द्वारा फोर्स इधर N2। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम अगर न्यूटन्स लॉ लिखे तो 4mg माइनस टी इज 4m इंटू ए। ये थर्ड हो गया इक्वेशन। हम अगर ए और सी को एक सिस्टम मान लें तो ए और सी पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? आप अगर ए और सी को एक सिस्टम अगर मान लो तो इस सिस्टम पर बाहर से कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? तो एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो कौन सा फोर्स है? ये फोर्स टी। ठीक है, अगर हम ए और सी को सिस्टम मान लें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये फोर्स जो होगा वो कितना होगा, ए का मास प्लस सी का मास, तो 4m प्लस 8m इंटू एक्सलेशन ऑफ सी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो ए सी है। ठीक है, तो ए सी की हम वैल्यू सी ए माने। ओके, आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप बस सी को एक सिस्टम मानेंगे और ऐसा अगर लिखते हैं टी इज इक्वल टू 8m इंटू सी, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सी को एक सिस्टम मान रहे हो तो पी के अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सी पर दो फोर्स और है, एक ए के कारण इधर और एक ए के कारण इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसीलिए ये अगर फोर्स अगर N1 होगा, ये फोर्स N2 होगा, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ए और सी को कंबाइंड सिस्टम माना, ताकि हमें N1 और N2 की जरूरत ना पड़े। अब इन चार इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो 2 से आया फ्रॉम इक्वेशन 2 B इज T अपॉन 3m, फ्रॉम 4 C इज T अपॉन 12m, और फ्रॉम थर्ड A इज 4mg माइनस T अपॉन 4m। अब इसके बाद हम ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो 4mg माइनस T अपॉन 4m इज इक्वल टू बी पी प्लस T अपॉन 3m प्लस T अपॉन 12m। तो यहाँ से आ गया G इज इक्वल टू T अपॉन 3m प्लस T अपॉन 12m प्लस T अपॉन 4m। यहाँ से आ गया G यहाँ पर m हो गया 12m 40 प्लस T प्लस 3T, तो यहाँ से आ गया G 8T अपॉन 12m। यहाँ से T आ गया 3mg अपॉन 2। ठीक है, इस T की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर B में, तो आएगा हमारा B इज T अपॉन 3m, T अपॉन 3m मतलब 3mg अपॉन 2 अपॉन 3m, 3m कैंसिल हो गया, g/2। तो B की एक्सेलरेशन g/2 होगी।